नमस्कार, मैं राहुल मंडल आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ इस खास कार्यक्रम गांधी जी की पाठशाला में, जिसमें हम हर सप्ताह किसी नए विषय को लेकर बातचीत करते रहते हैं और उससे जुड़ी कुछ मजेदार जानकारियां इससे निकालते हैं। आज का जो विषय है वो है 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षण, विश्व प्रसिद्ध पत्रकार जूलियन असांज का लंदन कोर्ट में न्याय के साथ प्रयास। और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो मेहमान जो हमारे आज इस सप्ताह दो शिक्षक जुड़े हैं। पहले हैं हमारे गोपाल कृष्ण जी और दूसरे हैं अशोक बागड़ जी, जो थोड़े टाइम में ज्वाइन करेंगे। या ज्वाइन कर चुके हैं सर? सर ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे पहले शिक्षक गोपाल कृष्ण जी से, जो न्याय और विषय और डेटा और कथाओं के असंख्य रूपों की भूमिका के लेखक और शोधकर्ता है। उन्होंने औपचारिक रूप से साहित्य, दर्शन, पत्रकारिता, सार्वजनिक संस्थान और कानून का अध्ययन किया। वे वकील हैं और एक विज्ञान पत्रकार भी रहे हैं। उन्होंने अपना मास्टर्स इन लॉ भी किया है। साथ ही उन्होंने कॉर्पोरेट अपराधों और सार्वजनिक संस्थानों की जवाबदेही पर डॉक्टरेट थीसिस किया। वे मुख्य धारा, द ट्रिब्यून, बिजनेस टुडे, तहलका, आउटलुक, रेडिफ.com, live.in, moneylife.in, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, समयांतर, यथागत, सद्भाव और प्रभात खबर जैसे प्रकाशनों में लिखते रहे हैं। उन्होंने गंगा, Sophie Deluge, The World Still to Come, The Return of the Giants और The Omniscience of UID पर विवाद का उन्होंने सहलेखन किया। वे 200 से अधिक किसान संगठनों का समर्थन करने के लिए गैर किसानों का एक मंच, किसानों के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति के सदस्य हैं। वे टॉपिक वॉच जर्नल के संपादक और मीडिया विजन के संयोजक ही हैं। वह भारतीय, यूरोपीय और जर्मन संसदीय समितियों, सर्वोच्च न्यायालय की समितियों और संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों में उपस्थित हुए। वह न्याय, कानून और सार्वजनिक नीतियों के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों में संकाय का दौरा करते रहे हैं। हमारे आज के दूसरे शिक्षक हैं अशोक बागड़िया जी, जो 2 दशकों से पत्रकार और अधिवक्ता रहे हैं। वे हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व कानूनी संपादक और CNN IBN के पूर्व राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख रहे हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के साथ भी काम किया है। आज के जो हमारे जो दो शिक्षक हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वह आज के विषय पर अपने विचार और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। गोपाल जी, हमारे बीच 2 मेहमान और हैं। आपसे आग्रह है कि आप उनका जरा परिचय करा दीजिए। डॉक्टर उषा रामनाथन है, जो जानी मानी कानूनविद है और आधार संख्या के मामले में सबसे पहले पहल उन्होंने ही की थी। और जूलियन असांजे के मामले के भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उनको वो लंबे समय से फॉलो करती रही हैं। और दूसरे कौन है? सुभाष जी। सुभाष जी। माइकल नाजरत जी। जी, उनका स्वागत। आगे बढ़ते हैं। हाँ सुभाष जी, कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। जी गोपाल जी।
अब आप जी। अपने वक्तव्य से शुरू करेंगे। जी 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 सर, आप शुरू कीजिए। जूलियन असांज के विषय में सबसे पहले एक व्यक्तिगत संपर्क के कारण मेरी उस विषय में रुचि हुई। अखबारों में खबर पढ़ते रहे, बहुत दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा खुलासा शायद ही कभी पहले हुआ हो। 1917 के दशक में एक खुलासा हुआ था, उसके बारे में मैं बाद में बात रखूंगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि 21वीं शताब्दी का 21st सेंचुरी का सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल ट्रायल, उसकी सुनवाई अभी खत्म हो गई है और उस पर फैसला जनवरी 2021 में 2021 में आने वाला है। अब जबकि सारे तर्क लंदन की अदालत में रख दिए गए हैं, जूलियन असांजे के वकीलों के द्वारा भी और अमेरिकी वकीलों के द्वारा भी, जो कि जूलियन असांजे का प्रत्यर्पण चाहते हैं, एक्सट्रेडिशन चाहते हैं। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में बात करते हैं कि बात शुरू हुई 2006 में, 2006 में जब विकीलीक्स का स्थापना हुई। लेकिन 2010 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको रिकॉग्निशन मिला, क्योंकि उन्होंने यूएस आर्मी इंटेलिजेंस एनालिस्ट चेल्सा मैनिंग की मदद से बगदाद में, इराक में, जो इराक की राजधानी बगदाद में जो एयर स्ट्राइक्स करके हवाई हमले किए जा रहे थे और इनडिस्क्रिमिनेट एयर स्ट्राइक किए जा रहे थे, जिसके कारण कोलेट्रल मर्डर हुए, जिनका कि युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। वो ऐसी स्थिति में बहुत ही कम अखबार थे जिनको कि इस प्रकार की जानकारी, सूचनाएं उपलब्ध थी। तो ये these leaks included the Baghdad airstrike, collateral murder. The video came out in April 2010. Subsequently, in July 2010, the Afghanistan war logs came out. And in October 2010, Iraq war logs came out. And subsequently, cables got leaked in November 2010. And all these leaks, ये सारे जो लीक हुए 2010 में, उन सारे लीक्स के कारण, जिसके लिए जूलियन असांजे की जो प्रकाश विकीलीक्स नाम की वेब पत्रिका थी वो जिम्मेवार थी, उन सब कारणों से अमेरिकी सरकार ने उनके खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया। और ये इत्तेफाक की बात नहीं हुई, लेकिन सबको पता है कि ये क्यों हुआ। अब नवंबर 2010 में, मतलब 2000 के आखिरी जो लीक था विकीलीक्स का 2010 में नवंबर में, वो केबल गेट था। और ठीक उसी समय स्वीडन में जूलियन असांजे के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस लगे। ये कहा गया कि जूलियन असांजे के बचाव पक्ष के वकीलों के द्वारा, जूलियन असांज के द्वारा, कि ये जो स्वीडन में उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का इल्जाम लगा है, वो एक बहाना है जिसके जरिए जूलियन असांज को लंदन से स्वीडन पहुंचाया जाए और स्वीडन से उनको अमेरिका में उनका प्रत्यर्पण किया जाए, एक्सट्रेडिशन किया जाए। और एक्सट्रेडिशन की मांग यूएस के जो सीक्रेट कोर्ट्स हैं उनके आदेश के अनुसार की जा रही है। और वो इल्जाम है उनके ऊपर कि उन्होंने अमेरिकी खुफिया दस्तावेज को उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। इस अपराध के ऊपर उनके ऊपर अमेरिका में मुकदमा चलाया जाएगा, इसलिए प्रत्यर्पण की बात की जा रही है। तो ये उसी दौर में जब स्वीडन में उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ, जिसको कि बाद में ऐसा प्रतीत हुआ कि वो मुकदमा बिल्कुल ही वो इनोसेंट मुकदमा नहीं था, अल्टीरियर मोटिव से वो मुकदमा उनके ऊपर दायर किया गया था। तो उस दौरान लंदन में उन्होंने उनके ऊपर जब केस चलना शुरू हुआ स्वीडन मामले में,
उनके प्रत्यर्पण के लिए, स्वीडन में प्रत्यर्पण के लिए, कि स्वीडन में उनके ऊपर मुकदमा चले, तो उन्होंने उस सुनवाई के दौरान उन्होंने जमानत लिया, और जमानत लेने के बाद उन्होंने जून 2012 में इक्वाडोर का जो दूतावास है लंदन में, एम्बेसी ऑफ इक्वाडोर, वहां पर उन्होंने शरण ली, और फिर बाद में उनको वहां पर इक्वाडोर सरकार ने, उस तत्कालीन इक्वाडोर की सरकार ने उनको असाइलम दिया। और क्योंकि उस ग्राउंड पर कि उनका, यदि उनको असाइलम नहीं दिया जाता है तो उनका पॉलिटिकल परसिक्यूशन होगा, और ये इस बात की प्रिजम्पशन थी, इस बात का प्रिजम्पशन भी इक्वाडोर सरकार को के सामने रखा गया कि यदि उनको स्वीडन में एक्सट्राडाइट किया जाता है तो उनको सब्सिक्वेंटली इवेंचुअली यूएसए में एक्सट्राडाइट कर, यूएसए के लिए एक्सट्राडाइट कर दिया जाएगा। जो सेक्सुअल असॉल्ट का केस था, जिससे कि बचने के लिए वो उन्होंने इक्वाडोर की एम्बेसी में शरण लिया था, फिर असाइलम प्राप्त किया था। वो जो पूरा मामला था उसको स्वीडिश प्रोसिक्यूटर्स ने 2019 में ड्रॉप कर दिया, और अब वो मामला इसलिए भी ड्रॉप कर दिया क्योंकि समय काफी बीत गया था, और एविडेंस जो थे वो समय बीतने के कारण कमजोर हो गए थे, तो वो मामला अब ड्रॉप हो गया है। लेकिन विस्तार से उनके सेक्सुअल असॉल्ट केस के बारे में मैं विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा कि वो डिटेल्स क्या थी, वो केस की वेरासिटी, ऑथेंटिसिटी, उसकी सत्यता कितनी थी। वो एक फर्जी स्लैब केस था, स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन अगेंस्ट अ पब्लिक पर्सन लाइक जूलियन असांजे, या कि सचमुच उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का या यौन उत्पीड़न जैसा कोई अपराध बनता है। इसके बारे में अशोक बागड़िया विस्तार से रखेंगे बात। मैं मूलतः अपनी बात को फोकस करूंगा जो 17 दिन के करीब सुनवाई चली लगातार लंदन की अदालत में जूलियन असांजे के प्रत्यार्पण के संबंध में, उसको लेकर के मैं बात रखना चाहूंगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण अभी एक बात और हो गई है, क्योंकि अब जबकि जो बाइडेन की सरकार बन गई है, और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जिस संदर्भ में बनी थी उसमें भी विकीलीक्स का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो मैं दो बातें उसके बारे में भी रखता हूं, फिर मैं उस पूरे मुकदमे की सुनवाई के बारे में, उस पॉलिटिकल ट्रायल के बारे में बात रखूंगा। जुलाई 2016 में विकीलीक्स ने अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की जो डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी है उसके दस्तावेजों का उन्होंने खुलासा किया, उन्होंने विकीलीक्स पर उसको छापा। बात ये भी गौरतलब है कि उसको विकीलीक्स ने खुद निकाला, खुद प्राप्त नहीं किया था, वो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के तहत निकाला गया था। लेकिन उन्होंने वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, हिलरी क्लिंटन के हजारों ईमेल्स थे जो कि वो प्राइवेट सर्वर से भेजा करती थी, उन सब का उन्होंने खुलासा किया था। और इसके कारण डेमोक्रेटिक पार्टी की जो चेयरपर्सन थी डेली वासरमैन, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। उन सारे बातों का, उन खुलासों को लेकर के डेमोक्रेटिक पार्टी का विकीलीक्स के ऊपर और जूलियन असांजे के ऊपर ये आरोप था कि वो रूस के साथ, रूसी सरकार के साथ, रूसी खुफिया विभाग के साथ मिलकर के डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट को हराने के लिए, हिलरी क्लिंटन को 2016 के दौर में हराने के लिए वो काम कर रहे हैं। और इसको लेकर के 2018 में अमेरिकी सरकार के द्वारा एक स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मुलर को नियुक्त किया गया कि वो जांच करे कि किस प्रकार से वो इसमें संलिप्त है या नहीं है, इसके बारे में बताएं। जो रिपोर्ट आई रॉबर्ट मुलर की, वो 2-3 हिस्सों में आई। एक, उसके बहुत सारे हिस्सों को छुपा लिया गया था काफी समय तक कि विकीलीक्स उस पूरे मामले में संलिप्त था या नहीं था। लेकिन अभी 2 नवंबर को बज़फीड के रिपोर्टर ने सूचना के अधिकार के तहत, अमेरिकी सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी प्राप्त की, जिससे 448 पेज का पूरा रिपोर्ट, म्यूलर रिपोर्ट जो सामने आई है,
उससे साफ पता चलता है कि मूलर जो स्पेशल काउंसिल थे पूरी जांच पड़ताल के लिए, उनकी रूसी मिलीभगत के लिए, वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जूलियन असांजे के ऊपर रूसी एजेंसीज के साथ मिलीभगत का कोई सबूत उनको नहीं मिला है, इसलिए उनके ऊपर कोई केस नहीं चलाया जा सकता है। ये जो दस्तावेज है उसमें पहले जब आया था तो उसके बहुत सारे हिस्सों को ब्लैकआउट कर दिया गया था, अब उन ब्लैकआउट हिस्सों को सार्वजनिक कर दिया गया है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के ठीक एक दो दिन पहले इसका खुलासा किया गया। तो जो वो केस था वो भी राजनीति से प्रेरित ही स्पष्ट दिखाई देता है। जब अब मैं वो जो प्रत्यर्पण की का मामला है जूलियन असांजे का, पॉलिटिकल ट्रायल जो चल रहा है लंदन के मजिस्ट्रेट में, उसके संदर्भ में बात रखूंगा कि जब जून 2012 में जूलियन असांजे ने इक्वाडोर की दूतावास में एम्बेसी में शरण लिया, उस समय की तत्कालीन सरकार जो थी राफेल कोरिया की, वो उनके प्रति सहानुभूति रखती थी और वो लंबे समय तक इक्वाडोर की एम्बेसी में रह करके विकीलीक्स के एडिटर इन चीफ के रूप में कार्य करते रहे। लेकिन बाद में जब वहां इक्वाडोर में सरकार बदल गई और लेनिन मोरेनो की सरकार बनी, ये भी हास्यास्पद है कि वहां के राष्ट्रपति का नाम लेनिन मोरेनो है। इस के ऊपर भी मैं दो बातें रखूंगा कि कैसे एक इसी प्रकार के एक भूकंप लाने वाली खुलासे में लेनिन का भी एक योगदान था 1917 के दशक में। लेकिन 2012 से लेके जून 2012 से लेकर के अप्रैल 2019 तक 11 अप्रैल 2019 तक जूलियन असांजे इक्वाडोर की एम्बेसी में थे। लेकिन 11 अप्रैल 2019 को उनसे उनको जो राजनीतिक संरक्षण दिया गया था या जो असाइलम स्टेटस मिला था असांजे को, उसको वो इक्वाडोर की सरकार ने वापस दे दिया और उन्होंने ब्रिटेन की सरकार को, यूनाइटेड किंगडम की सरकार को, वहां की पुलिस को निमंत्रण देकर के बुलाया इक्वाडोर की एम्बेसी में और जूलियन असांजे को उन्होंने की वहां पर गिरफ्तारी हो गई। जब गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी जिस मामले में हुई वो भी महत्वपूर्ण है गौर करने का कि वो गिरफ्तारी हुई थी कि जब स्वीडन में केस चल रहा था और उसके संबंध में एक्सट्रेडिशन का केस चल रहा था लंदन में, तो उस समय जूलियन असांजे जमानत पर बाहर आ गए थे। लेकिन उस जमानत के दौरान ही और जबकि जो उनको पुलिस को रेगुलर रिपोर्ट करना था, उन्होंने जमानत की शर्तों का, बेल एक्ट के तहत जो जमानत दिया गया था, उन जमानत के शर्तों के उल्लंघन के लिए उनको 50 सप्ताह का 50 वीक्स का सजा सुनाया गया। तो उनके ऊपर एक बहुत ही छोटा अपराध का, छोटे सेंटेंस का मामला था, लेकिन लंदन की अदालत ने उनको इसके लिए अपराधी पाया और उनको सजा सुना दी 50 सप्ताह की। फिर 50 सप्ताह बीत गए, लेकिन उनके बीत जाने के बाद भी जूलियन असांज की रिहाई नहीं हुई, क्योंकि अमेरिकी सरकार ने जो इल्जाम जो असांज पर लगाया था वो एक सील्ड कवर में था, उसका सील खोला गया और उससे पता चला कि जूलियन असांजे के ऊपर चेल्सा मैनिंग नाम के जो यूएस आर्मी इंटेलिजेंस एनालिस्ट थे, उनके साथ मिल करके खुलासे करने का आरोप है। उसमें उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि वो अपने सरकार की गोपनीय दस्तावेजों को बाहर रखा है, इसलिए उनके ऊपर इल्जाम लगता है और उनको ऊपर ये मुकदमा चलाया जाना है। इसलिए 23 मई 2019 को यूएस की सरकार ने असांज के ऊपर वहां की खुफिया कानून के उल्लंघन का इल्जाम लगाया। अमेरिका में एक कानून है स्पियोनाज एक्ट ऑफ 1970, जो कि जिसका इल्जाम, उसके उल्लंघन का इल्जाम लगाया गया। ये इल्जाम अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि
स्पियोनाज एक्ट के पूरे इतिहास में 1917 से लेकर के अभी 2000 मतलब 100 साल से ज्यादा का जो इतिहास है स्पियोनाज एक्ट का, इस पूरे इतिहास में स्पियोनाज एक्ट को कभी भी किसी पत्रकार के खिलाफ नहीं इस्तेमाल किया गया है। ये पहली बार है कि अमेरिकी सरकार उनके ऊपर इस कानून के तहत ये आरोप लगा रही है। और यदि ये इस कानून के तहत जूलियन असांज पर ये इल्जाम लगता है, इस अपराध का इल्जाम लगता है, इस कानून के उल्लंघन का इल्जाम लगता है, तो ये इल्जाम वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकों पे भी लगेगा, क्योंकि वो भी और भी दूसरे संगठन जो है, जैसे भारत में भी दी हिंदू जैसे न्यूज़पेपर्स थे जो लीक्स को छाप रहे थे, जर्मनी के अखबार थे, लंदन के गार्जियन जैसे अखबार थे, ये सब छाप रहे थे, उनके ऊपर भी वो इल्जाम लगेगा, क्योंकि वो भी विकीलीक्स ने, जूलियन असांजे ने इन सारे समाचार पत्रों के साथ मिलकर के वो सारे खुलासे किए थे। इसलिए ये मामला सिर्फ जूलियन असांजे के ऊपर के अपराध का मामला नहीं है, ये पत्रकारिता में जो पत्रकारों को स्वतंत्रता होती है कि जो भी जानकारी सरकार के अंदर से, सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट से जानकारी मिलती है, उसको छापने का अधिकार है, कि कभी भी स्पियोनाज एक्ट के दायरे में नहीं आता। उसको लाया जाना सिर्फ जूलियन असांजे को खतरे में नहीं डालता है, बाकी सारे सूचना प्रदान करने वाले, खबर छापने वाले न्यूज पेपर्स, न्यूज आउटलेट्स, वेबसाइट्स, न्यूज चैनल्स के ऊपर भी वो अपराध बनेगा। और सिर्फ ये इस मामले में नहीं बनेगा, भविष्य में जो नेशनल सिक्योरिटी जर्नलिज्म है वो एक तरीके से उसकी ऑबिचुअरी, उसकी श्रद्धांजलि लिखी जाएगी यदि उनके ऊपर ये अपराध, इस अपराध के तहत लंदन की अदालत उनका प्रत्यर्पण कर देती है, एक्सट्रेडिशन कर देती है। तो एक और महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिकी जो पत्रकार हैं वो इस बात से ये तर्क दिया जा रहा है, कानूनी तर्क दिया जा रहा है कि जो अमेरिकी संविधान है उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत, जो फर्स्ट अमेंडमेंट की धारा है, प्रथम संशोधन अमेरिकी संविधान का जो हुआ है, वो प्रेस की आजादी का, फ्रीडम ऑफ प्रेस की गारंटी देता है। इसलिए वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स पर मुकदमा नहीं चलेगा। और ये फर्स्ट अमेंडमेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसकी जो प्रोटेक्शन है वो जूलियन असांज को मिलेगी, क्योंकि वो एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार है। तो ये एक डिस्टिंक्शन किया जा रहा है। अभी इन दिनों असांज जो है वो बहुत ही बीमार हैं। यूएन के जो स्पेशल रिपोर्टर थे ह्यूमन राइट्स एंड टॉर्चर के, उन्होंने भी बताया कि असांज को जिस प्रकार से बिना कोई अपराध सिद्ध हुए जिस स्थिति में रखा गया है, वो साइकोलॉजिकल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर की कैटेगरी में आता है। और भी सैकड़ों डॉक्टरों ने अपनी ओपिनियन दी है जो कि मेडिकल जर्नल्स में छपे हैं कि उनकी हेल्थ बहुत खराब है और वो आत्महत्या भी कर सकते हैं, जिस प्रकार का टॉर्चर उनको दिया जा रहा है उसके कारण। असांज इन दिनों लंदन की बेलमार्स कैद खाने में, प्रिजन में है। और जो सुनवाई शुरू हुई लंदन की अदालत में, वो 2 मई 2019 को सुनवाई शुरू हुई और अब सुनवाई खत्म हो गई है। और 4 जनवरी 2021 को उनके ऊपर, उनके मामले में लंदन की अदालत ये फैसला सुनाएगी कि उनका प्रत्यर्पण किया जाएगा। यूके और यूएसए के बीच एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, उस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत जूलियन असांज को एक्सट्रेडाइट नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि वो लंदन की अदालत की जो जज हैं जिनके ऊपर पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का आरोप भी लगाया गया है, तो वो ये मानती हैं कि यूके और यूएस एक्सट्रेडिशन के तहत ये प्रत्यर्पण हो सकता है, तो उनको 175 साल तक की सजा हो सकती है। मैं अब सारांश में 10 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा जिससे कि ये स्पष्ट हो
कि ये जो मुकदमा है ये साधारण मुकदमा नहीं, एक राजनीतिक मुकदमा, एक ऐतिहासिक मुकदमा है। और सरकार जो इल्जाम है इनके ऊपर वो एक राजनीतिक अपराध का इल्जाम है। और ये अपराध नहीं हो सकता है कि कोई पत्रकार की कोई सच्ची जानकारी को छाप रहा है, उसको प्रकाशित कर रहा है, ये अपराध हो ही नहीं सकता है। लेकिन इसको इसको इल्जाम के रूप में अमेरिकी सरकार ने सुनवाई के दौरान पेश किया। दूसरी बात है कि उनके ऊपर इल्जाम लगा, उन्होंने जो खुफिया दस्तावेजों का खुलासा किया उससे बहुत लोगों का, अमेरिकी सरकार से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों का, अमेरिकी एजेंसीज के साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने बड़ी ही कन्विंसिंग तरीके से ये बात स्पष्ट कर दिया कि जूलियन असांज ने इतनी समझदारी से और विवेक का इस्तेमाल करते हुए, विजडम का इस्तेमाल करते हुए खुलासे किए थे कि उन्होंने सारे नाम जिनके ऊपर, सारे व्यक्ति जिनके ऊपर खतरा हो सकता था खुलासे से, उनके नाम को ब्लैकआउट कर दिया था। तो देयर वाज नेवर अ रेकलेस डिस्क्लोजर ऑफ नेम्स। और किसी ने भी यह साबित नहीं किया है कि विकीलीक्स के खुलासों के कारण, जूलियन असांज के द्वारा किए गए खुलासों के कारण किसी को कोई नुकसान हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विकीलीक्स के खुलासे ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन के कैटेगरी में आते हैं, जो कि ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकीलीक्स के जो संस्थापक हैं जूलियन असांज, उन्होंने बहुत साल पहले एक लेख लिखा था जिसमें वो जिक्र करते हैं कि सत्य जो है वो सूर्य के प्रकाश की जैसा है। ये सूचना जो है वो सनलाइट की तरह है, जो कि जो खुफिया चीजें, खुफिया तरीके से जो निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों के कारण युद्ध होते हैं, युद्ध अपराध होते हैं, उनके ऊपर यदि सूर्य का प्रकाश, सत्य का प्रकाश पहुंचता है तो ये भविष्य में उसको लेकर के रोकथाम हो सकेगी, नहीं तो यथा स्थिति नहीं रहेगी और युद्ध अपराध होते रहेंगे गुप्त निर्णयों के कारण। और एक चौथी बात है कि विकीलीक्स ने पहला ऐसा प्रकाशक नहीं था जिसने कि इन सारी बातों का, डिप्लोमेटिक केबल्स का खुलासा किया था और अफगानिस्तान वार लॉग्स का खुलासा किया। तो बहुत सारे अन्य प्रकाशक, न्यूज़पेपर एजेंसीज और न्यूज चैनल्स के साथ मिलकर के उसका प्रकाशन किया था। उनके ऊपर यह भी इल्जाम है कि और उसको गलत साबित किया गया बचाव पक्ष के वकील के द्वारा, जूलियन असांज के वकील के द्वारा, कि असांज ने चेल्सा मैनिंग जो है, जो यूएस आर्मी की इंटेलिजेंस एनालिस्ट थी, उन्होंने उनको अमेरिकी खुफिया दस्तावेज मुहैया कराए थे। ये कभी कोर्ट में साबित नहीं हो पाया कि उन्होंने ऐसा किया था। तो ये बात भी बचाव पक्ष के द्वारा कही गई है कि जो अमेरिकी अदालत जिसके तहत उनके ऊपर अपराध साबित किया गया है वो एक स्पाई कोर्ट है, एक जासूसी अदालत है, और उस अदालत में कभी भी फेयर ट्रायल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए जहां अनफेयर ट्रायल का अंदेशा हो वहां पर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत, मौजूदा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत उनका प्रत्यर्पण करना सही नहीं होगा। और एक बात है कि यदि वो अमेरिका में प्रत्यर्पण उनका होता है तो इसका बहुत ज्यादा अंदेशा है कि वो वहां पर आत्महत्या कर लेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका में गुआंतानामो बे में जो जिस प्रकार के टॉर्चर वाली स्थिति सामने विकीलीक्स के खुलासों से आई थी, उसी प्रकार की इनह्यूमन कंडीशन में जूलियन असांज को रखा जाएगा, जो कि बिल्कुल ही अमानवीय है। और आखिरी बात ये मैं रखना चाहूंगा कि बचाव के पक्ष के वकीलों ने कहा कि जूलियन असांज के वकील और जूलियन असांज अपने पक्ष को अदालत के सामने आजादी से, स्वतंत्रता से रखने में सफल नहीं हुए, क्योंकि असांज और असांज के वकीलों के ऊपर अमेरिकी खुफिया एजेंसी की सतत निगरानी थी। जब वो इक्वाडोर की एम्बेसी में भी थे लंदन में,
वहां पर भी स्पेनिश सिक्योरिटी फॉर्म यूसी ग्लोबल को इस्तेमाल करके जुलियन असांज की सारे मीटिंग्स का, वकीलों के साथ उनकी मीटिंग्स का, सारे दस्तावेजों का वो रिकॉर्डिंग करके अमेरिकी एजेंसीज को प्रोवाइड कर रहे थे। और इस प्रकार से जुलियन असांज के ऊपर गैरकानूनी तरीके से उनकी निजता का, उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन करते हुए उनको अपना पक्ष बचाव के सारे तर्क दस्तावेज जो उनके पास मौजूद थे, उन सारों चीजों का पहले ही खुलासा कर दिया गया। और हद तो तब हो गई जब इक्वाडोर की एम्बेसी से जुलियन असांज को अप्रैल 2019 में इक्वाडोर की सरकार ने अमेरिकी दबाव में निकाल दिया। उस समय उनके पास जो भी उनके बचाव के लिए दस्तावेज थे, डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे गायब हो गए, जिससे कि उनको अपना केस तैयार करने में, अपना बचाव पक्ष के तर्क तैयार करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। आखिरी बात इस संबंध में ये करेंगे, सवाल जवाब के बाकी बातें रखेंगे, कि इक्वाडोर इलीगली गेव यूएस कॉन्फिडेंशियल मटेरियल्स अबाउट असांज इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स अबाउट हिज लीगल डिफेंस। अमेरिकी सरकार को इक्वाडोर की लेनिन मोरेनो सरकार ने गैर कानूनी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून का, राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए अमेरिका को वो सारे गोपनीय दस्तावेज, जो कि जुलियन असांज के दस्तावेज थे, जो कि उनके लीगल डिफेंस में इस्तेमाल किए जाने वाले दस्तावेज थे, वो उन्होंने वहां से उसकी बर्गलरी करके, गैर कानूनी तरीके से उसको हथिया करके अमेरिकी सरकार को मुहैया करा दिया। इसलिए ये इस ऐसी स्थिति में जुलियन असांज के ऊपर जो वहां अदालत, लंदन अदालत की जज हैं, वो जब जनवरी 2021 में सुनवाई करेंगी, तब उनको ये ध्यान में रखना होगा कि किस प्रकार से उनको सर्वेलेंस में रखा गया और किस प्रकार से उनको टॉर्चर किया गया। उनको संज्ञान लेना होगा कि यूएन के स्पेशल रापोर्टियर भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से जुलियन असांज को, दुनिया के सबसे चर्चित पत्रकार को, सच बोलने की सजा देने की तैयारी अमेरिकी सरकार कर रही है। तो सत्य कटघरे में नहीं है, लंदन की अदालत कटघरे में है। धन्यवाद। अब हमारे जो दूसरे वक्ता हैं श्री अशोक बागड़िया जी, उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि वो कुछ बोले इस विषय पर। हेलो, आई होप आप सबको मेरी आवाज आ रही है। आ रही है सर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाल जी, आपने मोटे तौर पे जो पूरा जुलियन असांज का जो मुद्दा है, उसका एक बैकग्राउंड, एक हिस्ट्री और उसका एक परिप्रेक्ष्य, जिस विषय में, जिस परिप्रेक्ष्य और एक फ्रेमवर्क जो आपने दिया है, वो एस्टैब्लिश कर दिया है कि भाई इस फ्रेमवर्क में हम इस पर्टिकुलर चीज को देख रहे हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं एक अलग फ्रेमवर्क में इस विषय पे बात करूंगा। मैं फोकस करूंगा प्राइमरीली मीडिया राइट्स पे और जो इनके लीगल राइट्स है जुलियन असांज के, और एक और बात पे प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा कि ये जो जुलियन असांज का जो मुकदमा है, ये हमारे और आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है और हमको और आपको इसकी तरफ ध्यान क्यों देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा इस बात से कि जुलियन असांज का मुकदमा हमारे लिए और आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे बड़ी बात जो इमर्ज होती है इस पॉइंट इन टाइम पे अभी, वो ये है कि जो मीडिया का लैंडस्केप है, जो हम देख रहे हैं आजकल, सिर्फ अखबार और टेलीविजन चैनल्स तक ही रह गया है। अब जो मीडिया लैंडस्केप है वो ग्लोबलाइज हो गया है। इंटरनेट के आने से
वेबसाइट्स के आने से, सोशल मीडिया के आने से जो इंफॉर्मेशन डिस्पर्समेंट है और पब्लिकेशन है वो ग्लोबलाइज हो गया। नाउ अगर हम जूलियन असांज की बात करें, जूलियन असांज जो हैं एक 2006 में जब विकीलीक्स का जन्म हुआ था और विकीलीक्स पे विकीलीक्स वेबसाइट पे जब ये इंफॉर्मेशन पब्लिश हुई थी, उस पॉइंट इन टाइम पे इसे जर्नलिस्टिक एक्टिविटी नहीं देखा, जर्नलिस्टिक एक्टिविटी के रूप में नहीं देखा जा रहा था। उस पॉइंट इन टाइम पे जूलियन असांज को एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में देखा जा रहा था जिसने एक वेबसाइट चलाई थी और वेबसाइट पे वो कुछ मटेरियल अपलोड करते थे। लेकिन 2010, 2011, 2012 में मीडिया लैंडस्केप बदलने लगा, जब इंटरनेट की भूमिका हमारी जिंदगी में और बढ़ने लगी, तो ये देखने में आया कि जो जूलियन असांज जो काम कर रहे थे और कर रहे हैं वो स्ट्रिक्टली जर्नलिज्म की डेफिनेशन में आता है, और न सिर्फ जर्नलिज्म की डेफिनेशन में आता है बट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो काम करता है वो जूलियन असांज ने किया था। तो टेक्निकली जो डिबेट चल रहा है इस दौर में कि क्या जूलियन असांज एक जर्नलिस्ट हैं या कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं या हैकर हैं, तो मेरी ये राय है, ये स्ट्रिक्ट मेरी पर्सनल राय है कि वो एक जर्नलिस्ट हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में जूलियन असांज के मुकदमे को अगर हम देखेंगे तो आसानी होगी हमें समझने में कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैसे स्टेक पे है। नाउ गोपाल जी ने अभी थोड़ी देर पहले बात कही कि जहां तक जूलियन असांज की बात है, जूलियन असांज की एक्सट्रेडिशन यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट चाहती है यूके स्टेट से, यूनाइटेड किंगडम से। सो बेसिकली यूनाइटेड किंगडम ने जूलियन असांज को पिछले साल अपनी हिरासत में ले लिया, जब से उनको इक्वाडोर एम्बेसी से निकाला गया उन्होंने अपनी हिरासत में ले लिया, और तभी उसी दौरान एक प्रत्यार्पण एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स जूलियन असांज के खिलाफ शुरू हो गए। जहां तक यूएस गवर्नमेंट का क्लेम है जूलियन असांज के लिए, वो ये है कि इन्होंने मतलब जो है तो 10 या 12 इंडाइटमेंट्स हैं जूलियन असांज के खिलाफ, बट जो 2 इम्पॉर्टेंट वंस हैं वो उनमें पहला ये है कि जो जूलियन असांज ने अपनी वेबसाइट विकीलीक्स पे जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो पब्लिश की, उससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि जूलियन असांज एक जर्नलिस्ट नहीं है, वो एक कंप्यूटर हैकर हैं। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिक्योर वेबसाइट्स में हैक करके ये इंफॉर्मेशन निकाली है। इन्होंने चेल्सी मैनिंग के साथ एक कॉन्स्पिरेसी रची और उस कॉन्स्पिरेसी के तहत वहां से इंफॉर्मेशन निकाल के उन्होंने अपने वेबसाइट विकीलीक्स पे पब्लिश की। तो ये अभी एक बड़ा ही डिबेट का इशू है। जब एक्सट्रेडिशन ट्रीटी की सुनवाई चल रही थी तो दोनों पक्ष के प्रोसिक्यूशन वकील ने और डिफेंस वकील ने इस बात पे जोरदार बहस की कि जो क्या जूलियन असांज ने जो काम किया है वो जर्नलिज्म की डेफिनेशन में आता है या नहीं। अब जब हम ये बात पे बहस करते हैं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 2016 में जब बराक ओबामा यूएसए के राष्ट्रपति थे, तब उनके सामने ये मामला रखा गया और उस समय एडमिनिस्ट्रेशन से कहा गया कि भाई इस चीज पे आप अपनी राय दें कि क्या हम जूलियन असांज को एक्सट्राडाइट कर सकते हैं यूके से। तो उस पॉइंट इन टाइम पे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन था उसने ये एक राय दी कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस वक्त जब उन्होंने इस प्रॉब्लम को स्टडी किया, सो दे बेसिकली came across a problem which they defined as the New York problem, the New York Times problem. Now ये New York Times problem क्या था कि अगर जूलियन असांज को जो
मटेरियल इन्होंने विकीलीक्स पे पब्लिश किया उसके लिए प्रोसिक्यूट किया जाए, तो यूएस गवर्नमेंट को गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरी पब्लिकेशंस को भी प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भी वही किया जो जूलियन असांज ने किया। जूलियन असांज ने बेसिकली अपने विकीलीक्स वेबसाइट पे जो चीजें पब्लिश की वो थी कॉन्फिडेंशियल केबल्स, डिप्लोमेटिक केबल्स, जो एक देश का एम्बेसडर अपने देश के एडमिनिस्ट्रेशन को भेजता है, कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो उसमें जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो विकीलीक्स पे आई वो बेसिकली इट पर्टेन टू वॉर क्राइम्स कमिटेड बाय द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी, जो साधारण तौर पे अगर विकीलीक्स नहीं होता तो ये जो वॉर क्राइम्स जो यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ने कमिट किए हैं अफगानिस्तान और इराक में वो कभी भी बाहर नहीं आते। और अगर हम देखें जो एक पत्रकार होता है या जर्नलिस्ट होता है उसका काम ही यही होता है कि सोर्स कल्टिवेट करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, उस इंफॉर्मेशन में से कुछ सेंस निकालना और उसको पब्लिश करना, और ये सारी चीजें एग्जैक्टली जूलियन असांज ने की। तो ये तो हो गया द लीगल फ्रेमवर्क, जिस फ्रेमवर्क में जूलियन असांज का प्रोसिक्यूशन अभी चल रहा है। इस पे फैसला रुक गया है, मतलब रिजर्व हो गया है। बट इसके अलावा ये तो हो गया कि किस तरह से फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके अलावा कुछ कानूनी मुद्दे भी इस मामले में सामने आते हैं कि पहली बात कि फेयर ट्रायल, जूलियन असांज को फेयर एक्सट्रेडिशन ट्रायल यहाँ पे मिल रहा है या नहीं, क्या एविडेंस जो इनके खिलाफ प्रोड्यूस किया जा रहा है वो एडमिसिबल है या नहीं, और जो ये सारा डिटर्मिनेशन होगा यूके कोर्ट द्वारा वो स्ट्रिक्टली जो एक्सट्रेडिशन प्रत्यार्पण ट्रीटी संधि जो होगी यूके और यूएसए के बीच में, सिर्फ उस नैरो कन्फाइंस में ही इस चीज को डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब आते हैं मुद्दे पे कि जूलियन असांज का ट्रायल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जूलियन असांज पॉसिबली इज द ओनली मैन टू स्टैंड ट्रायल हु represents freedom of speech and freedom of press. Now, अब देखेंगे कि अगर मान लीजिए for the sake of argument हम मान लेते हैं कि जूलियन असांज का एक्सट्रेडिशन हो जाता है, तो क्या होता है। जूलियन असांज का एक्सट्रेडिशन यूएसए में हो गया, वहां पे उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है और प्रोसिक्यूशन के बाद में उनको जेल की जाती है कि आपने गलत तौर पे इंफॉर्मेशन प्रोक्योर की और उसको पब्लिश की। So procuring and publishing information goes to the root of all journalistic activities. So tomorrow, if we are to see that Julian Assange is prosecuted for procuring and publishing information which certain governments across the world did not like, this strikes at the very root of the journalistic freedom. और अगर हम इस चीज का विरोध आज नहीं करते हैं तो आप मान के ये चलिए कि मोटे तौर पे जितनी भी सरकारें हैं दुनिया में जो अपनी कई चीजों की इंफॉर्मेशन होती हैं वो उनको सीक्रेट रखना चाहती हैं, अगर वो हम लोग पब्लिश नहीं कर सकते हैं एज जर्नलिस्ट, तो आप ये मान के चलिए कि योर राइट टू नो व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट योर गवर्नमेंट इज डूइंग विथ योर मनी आपको कभी भी नहीं पता पड़ेगा। तो ये वक्त है कि हम लोग सब मिलके जो ये प्रोसिक्यूशन हो रहा है जूलियन असांज का एक्सट्रेडिशन के लिए, इसका विरोध करें, आवाज उठाएं प्रेस फ्रीडम के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, मोर ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए हम लोग आवाज उठाएं। क्योंकि अगर आज हम ये आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाले वक्त में जो इंफॉर्मेशन फ्लो है सिटीजन्स के लिए टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, वो हमारे तक नहीं पहुंचेगा। मैं इसी बात पे अपना जो भी मुझे कहना था वो मैं उसको रेस्ट करता हूं। बाकी जो सवाल जवाब के दौरान
जो कुछ और बातें बाहर आएंगी उस दौरान इनको टेकअप किया जाएगा। एंड फिलहाल थैंक यू फॉर गिविंग मी अ पेशेंट हियरिंग। गोपाल जी, सो डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड? सुभाष जी। सर, सुभाष सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप हाँ। कुछ कह सकते हैं। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रही। और अब मैं चाहूंगा छात्रों से कि जिन छात्रों के सवाल हो वो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ लें। अच्छा, ये भी बताएंगे कि आप किससे सवाल पूछ रहे हैं, गोपाल जी से या अशोक सर से? यस सर, अगर दोनों से ही अगर सवाल करना होगा, ये अगर सवाल है तो फिर दोनों को ही एक एक मौका दिया जाए उस सवाल के जवाब देने का। नहीं, आप पूछिए कि आप ये बताएंगे कि किनसे आप पूछ रहे हैं। नहीं, आप पूछिए राहुल। गोपाल जी और हम आपस में डिसाइड कर लेंगे कि कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है। जस्ट हाँ। क्वेश्चन आप सवाल कीजिए। ठीक है, नमस्ते ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सवाल मेरा ही है, तो मेरा सवाल ये है कि जो एक तरफ जो पत्रकार है, जो सरकार के अंदर क्या क्या चल रहा है, वो क्या क्या कर रही है, उसके लेकर जो जानकारी है वो सबके सामने लेकर आ रही है, और दूसरी तरफ सरकार की कुछ ऐसी भी चीजें हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो नहीं शेयर करना चाहती, जैसे कि रक्षा संबंधी मामले, जो जिसको बाहर आने से देश को खतरा भी पहुंच सकता है। लेकिन उस सब की आड़ में सरकार भ्रष्टाचार भी करती रहती है और उनकी जानकारियां सामने नहीं आ पाती, और कोई पत्रकार यदि उसको सामने लेकर आए तो फिर उस पर कार्रवाई होती रहती है। तो इस टकराव का क्या समाधान हो सकता है? ओके, आई विल रिस्पॉन्ड टू गोपाल जी। नाउ, जैसा आपका सवाल है, अगर हम उसको इंडियन परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप एक चीज समझ लीजिए, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। भारतीय संविधान में कोई सेपरेट तरीके से फ्रीडम ऑफ प्रेस को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है और इसको एक फंडामेंटल राइट बनाया गया कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपका, जो अभिव्यक्ति की आजादी है आपको, वो एक आपकी मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं भारतीय संविधान के तहत, तो एक कॉन्सेप्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का। उस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के तहत सरकारें जो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है। जहां तक आपने कहा कि एक तरफ तो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और दूसरी तरफ है नेशनल सिक्योरिटी, की कुछ चीजें हैं जो अगर डिस्क्लोज कर दी जाए तो वो नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करती है। लेकिन जहां उस सवाल आपने पूछा उसी में आपका जवाब इन्वॉल्व है कि नेशनल सिक्योरिटी कहां तक, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे क्या आप करप्शन कर सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप क्या वॉर क्राइम्स कमिट कर सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप क्या एक्सेसेस कमिट कर सकते हैं? नहीं। तो उसका जवाब है नहीं। वहां पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा एज अ जर्नलिस्ट इंडिविजुअली कि आप वो जो एक थिन लाइन है नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको आप कहाँ पे क्रॉस करेंगे। ये बेसिकली एक पर्सनल चॉइस होता है जर्नलिस्ट का और पब्लिशर का कि वो कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है। तो जहां तक मेरी बात है एज अ जर्नलिस्ट, मैं ये सोचता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हाँ आप एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के नाम पे अगर आप ये पाबंदी लगाते हैं, बैन लगाते हैं फ्रॉम रिपोर्टिंग करप्शन, फ्रॉम रिपोर्टिंग वॉर एक्सेसेस, फ्रॉम रिपोर्टिंग एनीथिंग एल्स, तो वो गलत है। फॉर इंस्टेंस अब आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे रफाल डील हुआ। रफाल डील में कुछ समय तक तो भारत सरकार का ये स्टैंड रहा कि भाई इस डील के जो डिटेल्स हैं हम पब्लिक को नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी।
फिर उसके बाद में हमने देखा कि कई न्यूज़पेपर्स ने उस डील के डिटेल्स छापना शुरू किया और इसी दौरान ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो वहां पे भारत सरकार ने एक स्टैंड लिया कि जो चीजें पब्लिक डोमेन में आ गई हैं वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कोर्ट के समक्ष हम पेश करना चाहते हैं और वो एक सील लिफाफे में या सिर्फ कोर्ट के लिए ही हम कोर्ट को दिखाना चाहेंगे, कोर्ट के सेटिस्फैक्शन के लिए। तो कोर्ट के सेटिस्फैक्शन के लिए वो दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश किए गए और उनको देखा कोर्ट ने, और कोर्ट ने सोचा कि हाँ, इन दस्तावेजों को पब्लिक नहीं किया जा सकता है। तो जहां तक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात है वो हमको रिलाई करना पड़ेगा जुडिशियल डिस्क्रिशन पे, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे देयर कैन नॉट बी अ कंप्लीट बैन और एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट। नमस्ते सर। सर मेरा नाम अंशु, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है। सर मेरा सवाल अशोक सर से। सर जैसे जूलियन असांज जो है एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार है, तो इस पूरे जो मैटर है उस पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का क्या रुख है और वो क्या कर रही है उनके लिए, इस पर कुछ जानकारी दीजिए सर। देखिए, जहां तक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का सवाल है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का टेक्निकली इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जूलियन असांज एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, इंडिपेंडेंटली अपना पब्लिकेशन करते हैं। उन्होंने विकीलीक्स सेटअप किया, उन्होंने इंफॉर्मेशन कहीं से सोर्स की और पब्लिश की, और उस इंफॉर्मेशन के पब्लिकेशन की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बड़ा झटका लगा, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन से ये पता चला कि वॉर एक्सेसेस और वॉर क्राइम्स और वॉर ऑन टेरर के नाम पे यूएस सरकार क्या क्या कर रही थी और किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जनता का पैसे का इस्तेमाल हो रहा था। तो ये सारी चीजें जूलियन असांज ने की है। अभी तक तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का इस पर कोई स्टैंड नहीं है। ही इज एन इंडिपेंडेंट मैन, और वो जो अपना डिफेंस ले रहे हैं अगेंस्ट एक्सट्रेडिशन, वो इंडिविजुअल तौर पे कर रहे हैं। उसका ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का इस पूरे मामले में कोई खास भूमिका नहीं है। और किसी के कोई सवाल? I think Gopal ji wants to say something. Gopal ji? एक तो भारत के संदर्भ में विकीलीक्स का जूलियन असांजे के जो खुलासे हैं उसके बारे में दो तीन बातें मैं, और फिर जो सीक्रेट ट्रीटीज हैं उसके बारे में एक दो बात रखता हूँ। जूलियन असांज के खुलासे में भारत के संदर्भ में ये गौरतलब है कि दिसंबर 2010 में विकीलीक्स ने खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिकी सरकार के लिए भारत के कौन कौन से जगह संवेदनशील है, और वो जो जगह है उनका मैं जिक्र कर देता हूं, उसकी डिटेल्स कभी और बताई जाएंगी। कि वो अमेरिकी सरकार के हिसाब से भारत में अमेरिका के हितों के नजरिए से उड़ीसा का क्रोमाइट माइन, उड़ीसा में जो क्रोमाइट की खदान है वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय सुरक्षा के नजर से। राष्ट्रीय सुरक्षा के नजर से उड़ीसा का खदान जो क्रोमाइट के हैं, जो सुखिंदा में है। कर्नाटक में जो हसन जिला में क्रोमाइट के खदान है वो उनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से संवेदनशील है। और गुजरात में एक जेनेरा मेडिक्स गुजरात नाम की एक कंपनी है जो कि कीमोथेरेपी एजेंट्स इत्यादि बनाती है, वो उनके लिए बहुत ही संवेदनशील है। विकीलीक्स का ने आधार के जो परियोजना है, आधार संख्या की परियोजना, उसके बारे में भी बहुत सारे खुलासे किए हैं। जैसे कि 2009 में सबसे पहला खुलासा उन्होंने किया था कि किस प्रकार से आधार की जो
आधार की जो प्राधिकरण है उनका जो विजन डॉक्यूमेंट है, उस विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार वो आधार को मतदाता सूची के साथ और भी पहले से मौजूद जितने भी डेटाबेस है उसके साथ उसको जोड़ देना चाहती। वैसे ही वो ये भी उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि अमेरिकी सरकार भारत के आधार परियोजना पे सख्त बहुत ही बारीक निगरानी रख रही है। तो भारत को और भारत की सरकार को, भारत के पत्रकारों को ये चाहिए कि विकीलीक्स के द्वारा भारत के संदर्भ में हुए खुलासों और विश्व की में भी जहां भी अन्याय हो रहा है वो भी भारत के न्याय से जुड़ा हुआ है, सब खुलासों के ऊपर अब जबकि मुकदमा खत्म हो गया है, जनवरी से पहले उसके बारे में विस्तार से लिखे उन सारे दस्तावेजों का संज्ञान ले, सरकार भी ले और पत्रकार भी ले और उस पर लिखा जाए। सीक्रेट ट्रीटी के बारे में मैं बता रहा था शुरू में अपनी बात के दौरान कि जूलियन असांज ने 2008 में एक लेख लिखा था। उस लेख में उन्होंने एक बहुत बड़े अमेरिकी दार्शनिक थे थॉमस पेन, उनके 1789 की एक किताब का एक वक्तव्य का जिक्र किया। थॉमस पेन जो है वो कॉमन सेंस और राइट्स ऑफ मैन जैसी महत्वपूर्ण दार्शनिक दस्तावेजों के किताबों की रचयिता है। उन्होंने उसमें ये बताया कि ट्रूथ जिसके लिए कि जूलियन असांज और विकीलीक्स हमेशा ही याद किए जाएंगे, लंदन की अदालत का फैसला कुछ भी हो, बहुत से दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भुला दिए जाएंगे, हिस्ट्री की किताबों में वो फुटनोट्स में भी शायद न हो या होंगे, लेकिन जूलियन असांज और विकीलीक्स का जो योगदान है सच्चाई को बाहर लाने का, सीक्रेट ट्रीटीज को, गुप्त समझौतों को बाहर आने का, युद्ध अपराधों का खुलासा करने का, ये कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। ये एक ऐसे संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है कि दुनिया में सीक्रेट ट्रीटीज होती रही। एक अध्ययन के हिसाब से 1521 से लेकर के 2004 तक 593 सीक्रेट एग्रीमेंट्स हुए 110 देशों में। उन्हीं में से कुछ एग्रीमेंट्स का खुलासा, बहुत ही गिने चुने एग्रीमेंट्स का खुलासा जूलियन असांज ने किया है। एक और भी महत्वपूर्ण बात है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जब इक्वाडोर के राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो इतने बड़े खुलासा करने वाले के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार करते हैं, जो कि इक्वाडोर की जो स्टेचर है, इक्वाडोर का जो संघर्षशील क्रांतिकारी इतिहास है उसके बिल्कुल विपरीत है। वो एक अमेरिकी उपनिवेश के रूप में काम करते हुए जो काम किया है, उससे एक और बात याद आती है कि जो ओरिजिनल लेनिन थे उन्होंने भी सीक्रेट ट्रीटी का उनकी सरकार ने भी खुलासा किया था। उस समय भी एक सीक्रेट ट्रीटी हुई थी, जो जिस सीक्रेट ट्रीटी का खुलासा लियोन ट्रॉट्स्की उनके डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने किया था, और वहां के अखबार प्रवदा में वो खुलासा हुआ था। और वो ट्रीटी क्या थी? ट्रीटी इस बात की थी कि जब वो प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो जीते हुए क्षेत्रों का हारे हुए देश के अलग अलग ज्योग्राफिकल टेरिटरीज का बंटवारा कैसे किया जाएगा। ये एक गुप्त समझौता था, और उस समझौता में ये बात भी लिखी गई थी कि ये समझौता गुप्त रहेगा। ये जो समझौता था वो ओटोमन जर्मन अलायंस ने कंक्लूड किया था अगस्त 1914 में। और इटली के एक इतिहासकार है बेनेडिक्टो क्रॉसे, वो कहते हैं कि ऑल हिस्ट्री इज कंटेम्पररी हिस्ट्री, सारा इतिहास समकालीन इतिहास है। जो सीक्रेट ट्रीटीज की हिस्ट्री है वो बताती है कि वो सीक्रेट रह गई तो युद्ध अपराध और युद्ध होते रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जो 1917 के दौर में जो खुलासा किया गया उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है विकीलीक्स और जूलियन असांज के द्वारा जो खुलासे किए गए हैं। उन्होंने ये माउथपीस, विकीलीक्स एंड जूलियन असांज, they are the mouthpiece of truth. In time, they say that in times of war
and in times of information warfare truth is a casualty. लेकिन जूलियन असांजे ने इंश्योर किया अपने आप को अप्रत्याशित जोखिम में डाल करके कि जनता तक, दुनिया की जनता तक, वो ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार, ऑस्ट्रेलियाई नागरिक वेस्टफेलियन स्टेट के एजम्पशंस के तहत कहे जाएंगे, लेकिन वो पूरे विश्व के नागरिक हैं। उन्होंने विश्व की शांति के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो एक बात उनकी कहूंगा मैं और उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। वो कहते हैं कि यदि गुमनाम राजमहलों के निर्णय से युद्ध होते हैं, खुफिया निर्णयों से युद्ध होते हैं, यदि उन खुफिया निर्णयों, खुफिया समझौतों का खुलासा कर दिया जाए तो शांति का रास्ता खुलता है। थैंक यू। यदि किसी के कोई और प्रश्न हो तो वो अभी भी पूछ सकते हैं, नहीं तो हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। और मैं एक बात और रखना चाहता कि उषा जी ने एक बात रखी है कि स्टेट सिक्योरिटी, राष्ट्र की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, स्टेट की गुप्त व्यवस्था और जो स्टेट के हित है, ये ऐसा प्रतीत होने लगा है जैसे कि स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। व्यक्ति से की स्वतंत्रता से, मानव की स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जैसे बताया जाने लगा है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार के खुलासा मतलब पत्रकारिता के इतिहास में डेनियल एल्सबर्ग ने किया था रिचर्ड निक्सन के दौर में पेंटागन पेपर्स का, उन सारी चीजों के आलोक में जो खुलासे जूलियन असांज और एडवर्ड स्नोडेन जैसे लोगों ने किए हैं कि कैसे दुनिया भर के सारे राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति खुफिया निगरानी में अमेरिकी सरकार और अमेरिकी सरकार के जो एलाइज देश हैं उनके हैं, वो उस पर गहन शोध की भी जरूरत है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रीडम और नेशनल इंटरेस्ट और ट्रूथ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो क्या चूज करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं सोच के आया था कि बोलूंगा, ये बात रख देता हूं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के सभागार में 2000 की बात है, शायद 2000 में, एक अमेरिकी जर्नलिज्म के प्रोफेसर आए। उनसे किसी पत्रकार ने, पत्रकारिता के विद्यार्थी ने पूछा कि यदि किसी पत्रकार के सामने ये द्वंद्व आ जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सत्य में क्या चुने, तो उसे क्या करना चाहिए। उस अमेरिकी प्रोफेसर ने पलक झपकते तपाक से जवाब दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा चुनना चाहिए। यदि वो भारत की भूमि का होता, जो सत्य का अन्वेषण वाला देश रहा है, यदि वो जूलियन असांजे जैसे कोई शख्स होते तो कहते हैं कि यदि राष्ट्रीय सुरक्षा और सत्य में द्वंद्व हो तो सत्य चुनना चाहिए। थैंक यू। तो अब हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं अनिकेत। ठीक है, अनिकेत का सवाल है। अनिकेत, हाँ सर जी हम सवाल पूछे। एक तरफ मार्क जकरबर्ग है जो कि हमारा इंफॉर्मेशन चोरी करके बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में बेच देते हैं, उसके लिए उनको पैसा मिलता है और पर्सन ऑफ द ईयर ये सब तमगा भी उनके ऊपर लगता है। लेकिन एक तरफ जूलियन असांज जैसे जर्नलिस्ट है जो कि गवर्नमेंट के डायरेक्ट सीक्रेट्स हमें बताते हैं, लेकिन उनको जेल हो जाता है, उन्हें प्रोसिक्यूट कर दिया जाता है। तो सर ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों है? अपना सवाल फिर से दोहराएं। सर एक तरफ मार्क जकरबर्ग हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को बेच देते हैं और दूसरी तरफ विकीलीक्स गवर्नमेंट की सीक्रेट्स हमारे तक पहुंचाती है, लेकिन फिर भी सर उनके खिलाफ, मार्क जकरबर्ग के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं होता है, जबकि जूलियन असांज को जेल तक पहुंचा दिया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। तो ऐसा क्यों? आपने दो अलग अलग चीजों को साथ में जोड़ने का प्रयास किया अपने सवाल में, लेकिन मैं फिर भी जवाब देता हूं कि मार्क जुकरबर्ग जिन सूचनाओं को बेच रहे हैं, वो सूचनाओं को आप स्वैच्छिक तरीके से उनको मुहैया करा रहे हैं अपनी अज्ञानता में, अपने
इग्नोरेंस में, क्योंकि आपकी सूचना से ही वो मुनाफा कमा रहे हैं। और अभी तक आप मुफ्त में फेसबुक के लिए काम कर रहे हैं, मुफ्त में ट्विटर के लिए, सोशल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो जो आप मुफ्त में काम कर रहे हैं उससे वो मुनाफा कमा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि विकीलीक्स आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि सर्वेलेंस कैपिटलिस्ट, खुफिया पूंजीपति जो है, वो मानव अनुभव के हर बात को मोनेटाइज, मुनाफा बनाने का जरिया बना रहे हैं। फेसबुक भी मुनाफा बनाने का इसी अर्थ में जरिया है कि आपके सारे अनुभव, आपके सारे अनुभवों को वो मोनेटाइज कर रहे हैं, उसको वो मुद्रा में तब्दील कर रहे हैं। ये इतना खुलासा है, इतना ओपन सीक्रेट है कि इसका ठीक से विवेकपूर्ण संज्ञान नहीं लिया गया है। ये इसी को समझाने में एडवर्ड स्नोडन और जूलियन असांज जैसे लोगों का रोल है। वो इसमें सिलेक्टिव आउटरीच का सवाल नहीं है, जो वहां सरकार छुपा रही है, यहाँ मार्क जुकरबर्ग खुलेआम ऐसा कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि आउटरीच नहीं हुआ है। जब फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल बाहर आया कि वो बिजनेस में है, सत्य के बिजनेस में नहीं, सत्यातीत बिजनेस में है, आभासी सत्य के बिजनेस में है, तो बहुत बड़ा आउटरीच था। अभी पिछले दिनों जब फेसबुक के बारे में खुलासा हुआ कि वो तानाशाही प्रवृत्ति और दक्षिणपंथी प्रवृत्ति वाले लोगों को ज्यादा तरजीह दे रही हैं, तो अभी फेसबुक की अधिकारी जो थी उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। संसद की जो समिति है डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर, उन्होंने उनको बुलाया और उनको जो समिति ने के सदस्यों ने उनसे सवाल जवाब किया और उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये जो सवाल उठाने की का साहस आता है, वो सूचना सही समय पर सही सूचना मौजूद रहने पे और मौजूद रहता है तो सवाल उठते हैं और आउटरीच एक्सप्रेस किए जाते हैं। इनका पहले तो सबसे पत्रकारिता के विद्यार्थियों का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि जो नहीं हुआ है वो करे। विकीलीक्स के बारे में लिखा नहीं गया है जितना लिखा जाना चाहिए, उस पर लिखे। एडवर्ड स्नोडन की खुलासों के बारे में जितना लिखा जाना चाहिए उतना लिखा नहीं गया है। वो बातें, वो दस्तावेज इतने महत्वपूर्ण है कि वो ऐसा नहीं कि वो डेटेड हो गए, वो ओल्ड न्यूज हो गए। आज भी उसका आप ढंग से विश्लेषण करेंगे तो आपको उससे भी खबर निकलेगा जो कि जनहित में होगा। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी के सवाल? यदि किसी और के सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि और किसी के कोई सवाल आने वाले इस समय है नहीं, तो हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। Hello. जी, आप पूछ लीजिए। Yeah, I'll speak in English. Okay. Yeah, please, sir. Okay. So Okay, sir. I would like to say that the whole case of Julian Assange is a challenge to American superiority. The United States believes that it is the supreme power in the whole world, and it believes in manifest destiny and American exceptionalism. The United States believes that it has the right to set the world order, and that nobody has the right to challenge United States superiority in the world. So all nations, all people are under the power
and the authority of the United States. The United States believes that it is not accountable to anybody, not even to the United Nations. Now, Julian Assange challenged this belief of the United States. The United States got angry and is taking revenge on Julian Assange. It is trying to re-establish its supreme right over the whole world. The United States is trying to teach a lesson to the world. Do not question what we do. And that is why Julian Assange's case is extremely important. The United States needs to learn to behave like any other nation in the world. It should follow the truth, it should follow justice and fairness, and not try to bully the world. I'm sorry I did not say this in Hindi, but I would like to speak as a US citizen that I think that the United States has been on the wrong track, even under President Obama. Thank you. Malcolm sir, it is our pleasure that you have सर आप given the time. सर का परिचय सर अपना नाम बताएंगे प्लीज. I can't understand. I cannot hear. अभी जो एक अमेरिकी नागरिक ने बात रखी, मैं उसका संक्षेप में हिंदी में अनुवाद करता हूं. उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के तहत नहीं आना चाहता है, संयुक्त राष्ट्र के तहत भी नहीं आना चाहता है, और वो अपने तरीके से पूरे विश्व की व्यवस्था को चलाना चाहता है. उसका लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति कोई आग्रह नहीं है, और वो जूलियन असांजे को उनसे इसीलिए खतरा है क्योंकि वो इस प्रकार के अधिनायकवाद का खुलासे करके प्रतिरोध कर रहे हैं. सर अपना नाम भी बताएंगे. My name is Malcolm Nazar, Dr. Malcolm Nazar. थैंक यू सर. थैंक यू. मिनेसोटा में रहता, मिनेसोटा. थैंक यू सर. अपना सर ईमेल दे दीजिए, आप चैट में दे दो, हम लोग बाद में भी संपर्क कर पाएंगे. I didn't follow. Kindly share your email in the chat box so that we can reach you later. Yeah. Okay. मैंने चैट में 3 किताबों का जिक्र किया है. कृपया विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो समय मिलने पर पढ़े. When Google met WikiLeaks, Cypherpunks and WikiLeaks files. Thank you.
सुभाष जी आप कंक्लूड करते हैं। हाँ, कहाँ गया मंडल? सर हाँ मंडल, समापन करो। ओके, तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है और हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो कार्रवाई जूलियन असांज पर हो रही है वो निश्चित तौर पर जो अभिव्यक्ति की आजादी है उस पर एक खतरे के ज्यादा और कुछ नहीं है। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है और जो हमारे जो दो वक्ता है गोपाल कृष्ण सर और अशोक बागड़िया सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद इस पर अपनी बात रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए।